कभी सोचा है कि आयरन मैन का सूट उसके पास तक अपने आप कैसे आ जाता है जब उसको जरूरत लगती है, या कैप्टन अमेरिका का सबसे प्यारा दोस्त विंटर सोल्जर जिसका एक आर्म रोबोटिक है वो नॉर्मल आर्म की तरह उसे कैसे कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल ब्रेन मशीन इंटरफेस। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम पांडे एंड यू आर वाचिंग द पैरेलल वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को एकदम सिंपल, प्रिसाइज और डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी अमेजिंग चीजें जानने को मिलेंगी आपको। सो डोंट क्विट और स्किप द वीडियो क्योंकि इससे सिंपलर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एक क्विक ओवरव्यू के लिए बता दूं कि ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम देखेंगे व्हाट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड हाउ डज इट वर्क। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन और एनिमल ट्रायल्स के रिजल्ट्स क्या क्या मिले एंड हाउ इट इज गोइंग टू चेंज आवर लाइफ्स इन फ्यूचर। पार्ट 3 में हम कुछ मूवीज के क्लिप्स देखेंगे जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को दिखाया गया है। और पार्ट 4 में फेसबुक और न्यूरालिंक के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। सो लेट्स जंप इनटू द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ, जहां आप देखेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है क्या और ये काम कैसे करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के कई सारे अलग अलग नाम हैं। इसे माइंड मशीन इंटरफेस, न्यूरल कंट्रोल इंटरफेस या ब्रेन मशीन इंटरफेस भी बोला जाता है। एकदम आसान भाषा में इसको डिफाइन किया जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या गैजेट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं केवल अपनी थिंकिंग से, अपने सोच से। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेन की वर्किंग को समझना होगा। ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये बना है 8600 करोड़ न्यूरॉन से और ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन से। हमारे हर एक छोटे बड़े एक्टिविटीज जैसे चलना, फिरना, सोचना, इन सब की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है ब्रेन में ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन द आयंस ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करते हैं एट अ स्पीड ग्रेटर देन 250 माइल्स पर आवर। सो द आइडिया वाज टू कैप्चर दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इंटरप्रेट व्हाट डू दे मीन। बट द प्रॉब्लम इज कि जिस पाथ से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं माइलिन शीथ से। पर फिर भी इंसुलेशन के बाद भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एस्केप कर जाते हैं और फिर उन्हीं को कैप्चर करके इंटरप्रेट किया जाता है कि व्हाट डू दे मीन। अब इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड और इन्वेसिव मेथड। नॉन इन्वेसिव मेथड में डायरेक्टली स्कैल्प से ही सिग्नल को कलेक्ट कर लिया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये हमारे स्कैल्प पे अटैच किया जाता है और फिर वहां से सिग्नल कलेक्ट किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा स्कल इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल इससे पास हो भी गया तो वो डिसऑर्डेड होता है। तो इस केस में जो सिग्नल की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो दोनों अच्छी नहीं होती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्वेसिव मेथड का यूज किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को स्कल के अंदर इम्प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ताकि न्यूरॉन्स द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को अच्छे और इफेक्टिव तरीके से कैप्चर किया जा सके। बट द प्रॉब्लम इज कि ब्रेन में किसी भी बाहरी चीज की एंट्री ब्रेन को पसंद नहीं आता, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब हम प्रोसेस को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैप्चर करने के बाद इनका यूज कैसे किया जाता है इंटरफेसिंग में। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल कैप्चर करना ये हाईली इनइफेक्टिव होगा। थ्रू आउट द ब्रेन हमें डिफरेंट लोकेशंस से इलेक्ट्रिक सिग्नल चाहिए। हर एक मसल ग्रुप्स के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अलग अलग होते हैं जो इन मसल ग्रुप्स को टर्न ऑन एंड ऑफ करते हैं। सो द प्लान वाज टू कैप्चर दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू 0 and 1। और भी सिंपलर लैंग्वेज में बोले तो हमारे किसी भी एक्टिविटी के टाइम जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल को एनालाइज करेंगे कौन सा सिग्नल किस मसल ग्रुप को टारगेट कर रहा है और उस मसल ग्रुप का रिजल्टिंग मोशन कैसा हो रहा है। फिर इन सब को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसे स्टोर करें। अगर एक एग्जांपल से समझे तो हमारे हैंड मूवमेंट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे 0-1 में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ पैटर्न। और ये पैटर्न एज एन इनपुट यूज होता है रोबोटिक आर्म्स के लिए। फिर उस रोबोटिक आर्म को अगर किसी भी ब्रेन के साथ इंटरफेस किया गया और ब्रेन से उसी पैटर्न का सिग्नल रिसीव हुआ तो वो रोबोटिक आर्म एग्जैक्टली वैसा ही मोशन करेगा जैसा ह्यूमन आर्म करता है। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ ब्रेन मशीन इंटरफेस वर्क्स। ये एक इनिशियल स्टेज है और ये आगे बहुत कुछ कर सकता है।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो इस पार्ट में हम रिजल्ट्स देखेंगे कि एनिमल और ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट्स क्या क्या निकल के आए, और ये भी देखेंगे कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी विल बी चेंजिंग आवर लाइव्स इन फ्यूचर। इसको ट्राई किया गया कैट्स पे। कैट के 177 ब्रेन सेल्स को टारगेट करके इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए गए, वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल कलेक्ट किया गया और फिर उस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश की गई कि व्हाट द कैट एक्चुअली सॉ। साइंटिस्ट और रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल रहे, तो इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर मोर ह्यूमंस पे भी ट्राई किया गया एंड ह्यूमन के साथ भी सेम रिजल्ट मिला, वहां भी उनको सक्सेस मिली। एक एक्सपेरिमेंट मंकी के साथ भी किया गया। मंकी को पहले एक जॉयस्टिक से रोबोटिक आर्म ऑपरेट करना सिखाया गया, फिर उसी रोबोटिक आर्म को मंकी के साथ इंटरफेस किया गया एंड द मंकी वाज एबल टू ग्रैब ऑब्जेक्ट्स विद दैट रोबोटिक आर्म। एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया रैट्स के साथ। एक रैट को ट्रैप में रखा गया और उसके ब्रेन को इनपुट दिया गया कि हाउ टू एस्केप फ्रॉम दैट ट्रैप, और एक हफ्ते के बाद वो रैट सक्सेसफुली उस ट्रैप से एस्केप कर गया। ह्यूमन ट्रायल्स में बायोनिक आर्म, रोबोटिक आर्म और कंप्यूटर के कर्सर्स को इजीली कंट्रोल एंड कमांड करना देखा गया। अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ्स को कैसे चेंज करेगा। बेसिक से शुरू करते हैं और एक्सट्रीम तक देखते हैं। नर्वस सिस्टम डैमेज और पैरालिसिस के केस में ये एक अल्टरनेटिव वायरलेस नर्वस सिस्टम क्रिएट कर सकता है जो डायरेक्टली ब्रेन को और उस मसल ग्रुप को अटैच करे, कनेक्ट करे और वो पार्ट पर्सन का फिर से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से आर्टिफिशियल लिम्स क्रिएट किए जा सकते हैं जो एक हैंडीकैप्ड पर्सन को नया लाइफ दे सकता है, और आर्टिफिशियल आईज भी क्रिएट किए जा सकते हैं जो ब्लाइंड पर्सन्स को विजन दे सकते हैं। हम कंट्रोल एंड कम्युनिकेट कर सकेंगे किसी भी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी और गैजेट से बिना किसी इनपुट डिवाइस के, जस्ट बाय आवर थिंकिंग। हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर पाएंगे विदाउट एनी टाइम लैग एंड दैट टू विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, जस्ट डायरेक्टली बाय द ब्रेन। हम अदर पर्सन को फील कर पाएंगे, उसके माइंड को पढ़ पाएंगे। वीआर और एआर का भी एक्सपीरियंस इसके साथ बढ़ जाएगा और हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं इंटरनेट के साथ, जहां से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जरूरत के हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे और हमें किसी भी चीज को पढ़ने और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इंसान को सेमी रोबोट्स बना देगा, पर हर चीज के साथ कुछ न कुछ डिमेरिट्स फ्री में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डिमेरिट्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ब्रेन सर्जरी इज नॉट एन गुड ऑप्शन, क्योंकि ब्रेन अपने अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल को रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता। उसको कोई भी फॉरेन इन्वेजन बिल्कुल पसंद नहीं आता। ब्रेन सिग्नल्स को हैक भी किया जा सकता है और साथ ही साथ उसमें छुपे इंफॉर्मेशन को भी। अगर दो लोग आपस में ब्रेन कम्युनिकेशन की हेल्प से कनेक्ट हो रहे हैं, देन देयर माइट बी चांस कि उन दोनों की मेमोरीज और फीलिंग्स आपस में मर्ज हो जाए एंड दे माइट नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम। ऐसा भी हो सकता है किसी भी पर्सन का ब्रेन कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाए, जस्ट लाइक फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव्स। सेरेब्रल वायरस अटैक्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक पेन वायरस और ब्रेन वाइपिंग वायरस, जिसकी वजह से इंसान का खुद पे काबू ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। पर ये सब तभी पॉसिबल होगा जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाए और ये अपने एडवांस्ड फेज में पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, जहां साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए ब्रेन मशीन इंटरफेस की बात करते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी की बात हो और आयरन मैन का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आयरन मैन मूवीज में सूट जब भी रिक्वायरमेंट होती तो वो अपने आप ही स्टार्क के पास पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि स्टार्क ने अपने अंदर कुछ चिप्स इंजेक्ट किए थे जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से सिग्नल कलेक्ट करता और वो जाविस को कमांड करता, तो वो ऑन डिमांड सूट अपने आप स्टार्क के पास पहुंच जाता था। रोबोकॉप मूवी में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उस कॉप का सारा बॉडी पार्ट डैमेज हो गया था, तो साइंटिस्ट ने सारे बॉडी पार्ट्स को हटा के रोबोटिक पार्ट्स लगा दिए थे और उसको ब्रेन के साथ इंटीग्रेट कर दिया था ताकि नॉर्मल बॉडी पार्ट की तरह वो फंक्शन कर सके। मोरओवर उस मूवी में दिखाया गया कि उस कॉप का इंटीग्रेशन के बाद एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर लेवल सब कुछ एक्सटर्नली किसी अदर पर्सन द्वारा कंट्रोल किया जाता था। कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड विंटर सोल्जर, उसके पास एक रोबोटिक आर्म था और वो एक नॉर्मल आर्म की तरह यूज करता था क्योंकि वो डायरेक्टली उसके नर्वस सिस्टम के साथ अटैच था, और उसकी ब्रेन वाइपिंग भी की जाती थी टाइम टू टाइम क्योंकि उसके ब्रेन में एक एडिशनल चिप लगाया गया था। स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस के पास 4 एक्सटेंडेड रोबोटिक आर्म्स थे जो कनेक्टेड थे डायरेक्टली उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड से, और जो भी सिग्नल ब्रेन से मिलता उसी हिसाब से वो वर्क करते थे। मैट्रिक्स मूवी में नियो को जो कुछ भी सीखना या पढ़ना होता वो इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेता था एंड दैट्स इट, नो नीड टू गिव एनी टाइम टू लर्न एनी स्किल और रीड एनीथिंग। स्टार ट्रेक पिकार्ड में बोब क्वीन पूरे एक आर्टिफिशियल प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती थी जस्ट बाय हर ब्रेन, बाय अटैचिंग हर नर्वस सिस्टम टू द प्लैनेट। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज में इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जस्ट लाइक ब्लड शॉट,
अवतार, अवेंजर्स, अट्रैक्शन, स्टार वार्स, जिसको अब आप देख के समझ सकते हैं आई गेस। मूवीज के बाद अब हम रियल लाइफ में आते हैं और बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जहां हम देखेंगे फेसबुक और न्यूरालिंक के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट्स के बारे में। फेसबुक रियलिटी लैब्स कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। उनका एक प्रोजेक्ट है कि वो एक ऐसा गैजेट बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें किसी भी इनपुट डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच एज कीबोर्ड और वॉइस टाइपिंग, और हम टाइप कर सकेंगे केवल अपनी थिंकिंग से। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो डिवाइस नॉन इन्वेसिव सिग्नल कलेक्टिंग टेक्निक यूज करता है। फेसबुक रियलिटी लैब्स वीआर के साथ फीलिंग्स भी इम्बेड करने के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जहां लोग वीआर एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजों को फील कर सकेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब ब्रेन को किसी भी टाइप का इनपुट सिग्नल मिले, और ये दिया जाएगा इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। फेसबुक रियलिटी लैब्स एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहां पे वो ब्रेन की एक्टिविटी लेवल को मेजर करेंगे जस्ट बाय मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्रेन, क्योंकि हर न्यूरॉन ऑक्सीजन पे फीड करता है जब ब्रेन किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं इलॉन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था मेडिकल पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, दोज विथ डैमेज्ड लिम्स और पैरालाइज्ड पर्सन्स, बट नाउ दे आर एमिंग मोर देन दैट। उनका प्रोजेक्ट इन्वेसिव टेक्निक पे बेस्ड है। वो एक 4 mm by 4 mm का स्मॉल चिप स्कैल्प के अंदर इम्प्लांट करते हैं, और उस चिप में होते हैं 1000 इलेक्ट्रोड्स। ऐसे 10 चिप्स डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द ब्रेन में इम्प्लांट किए जाएंगे। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 10,000 इलेक्ट्रोड्स। और एक्सपेरिमेंट में केवल 250 इलेक्ट्रोड से कंप्यूटर कर्सर, स्पीच सिंथेसाइजर्स और आर्टिफिशियल लिम्स को कंट्रोल किया गया। सो जस्ट इमेजिन कि 10,000 इलेक्ट्रोड से कितनी पोटेंशियल्स और अनलॉक हो सकती हैं। दैट इज 40 times 250 इलेक्ट्रोड्स। हर इलेक्ट्रोड एक बहुत ही पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, और केवल यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स स्कल के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। इनको बोलते हैं न्यूरालेस, और इनकी थिकनेस होती है 5 माइक्रोमीटर्स। ये 10 गुना बाल से पतले होते हैं। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली न्यूरॉन्स के साइज के बराबर होता है, और इसे पतला इसलिए बनाया गया ताकि ब्रेन में ज्यादा इफेक्ट ना हो। प्लान अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज अप्रूवल। गवर्नमेंट केवल अभी 10 इलेक्ट्रोड्स के लिए अप्रूव कर रही है, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। ये सारे चिप्स कनेक्टेड होते हैं एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस से, जो ईयर्स के पीछे प्लेस किया जाता है, और ये वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल गैजेट और टेक्नोलॉजी से। न्यूरालिंक ने एक रोबोट भी डेवलप किया है जो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूरालेस को इंसर्ट करने के काम आता है ब्रेन में, क्योंकि इतना पतला स्ट्रक्चर और इतनी प्रिसाइजली इंसर्ट करना किसी ह्यूमन के बस की बात नहीं है। ओवरऑल बात करें तो बहुत ही स्मॉल साइज का चिप 4 mm by 4 mm, बहुत ही माइन्यूट थिकनेस के न्यूरालेस 5 माइक्रोमीटर्स के, और एक रोबोट। तो बहुत ही प्रिसाइज्ड काम किया है इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने, एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि कब उसे ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के लिए परमिशन मिलेगा, एंड वी वुड सी डिफरेंट पोटेंशियल्स अनलॉक। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले 8-10 सालों में इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा, और हम बहुत ही अमेजिंग और अनबिलीवेबल चीजें देख पाएंगे, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइज, हाउ वाज द इन्फॉर्मेशन? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन. If you are new to the channel, hit the subscribe button. I will be back with new technology video soon. Till then, tata, bye bye.